हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? आज अपन शुरू कर रहे हैं 12th क्लास वाला जो आपका पोर्शन है। 50% अपन ने पहले कवर कर लिया था। आज अपन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस का पोर्शन, है ना? इसमें शायद अपने 30-32 क्वेश्चन हैं, उनको अपन लोग कवर करेंगे। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तरीका अपना करने का वही रहेगा, जहाँ हिंट रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हिंट लिखेंगे, जहाँ पे सॉल्यूशन मस्ट है कि भाई ऐसे करने बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, वहाँ पे मैं अपने आप लिख दूंगा। ठीक है आप लोग, क्योंकि अल्टीमेटली सोल्व आपको करना है। आप सोल्व करोगे, कॉन्फिडेंस आप में ज्यादा होगा। ये अपना एक पीवाईक्यू एक बहाना हो गया कि भी इस बहाने अपन सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपन लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। क्या बात है, देखो ध्यान से सुनो। देख रहे हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग ऑफ ए कैविटी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। पहला स्टेटमेंट है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कैविटी के अंदर कह रहा है कि भी फील्ड जीरो होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसमें देखो जो ये बोल रखा है ना, मेरे हिसाब से शायद ये जो क्वेश्चन है वो मैं जो इसको बोलूंगा वही बोल सकता हूं कि भाई अगर अंदर फील्ड देखो तभी जीरो होता है जब अंदर प्लेस्ड चार्ज का वैल्यू जीरो हो। अगर अंदर चार्ज जीरो होगा तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ना वो जीरो आएगा। और यहाँ पे जो अपने पास में जो बॉडी को चार्ज होगा, अगर अपन चार्ज देंगे भी तो कहां पर चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, तो अपन बोलते हैं अंदर फील्ड का वैल्यू जीरो होगा अगर अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया हो। और अपन लोग बोलेंगे अगर ई जीरो आ गया तो ई का वैल्यू आएगा -dv/dr। अगर ई का वैल्यू जीरो है तो मैं बोलूंगा जो पोटेंशियल इनसाइड होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अपने पास में दोनों ही सही लग रहे हैं। बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2। इक्वी पोटेंशियल रीजन है, इसका मतलब अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो अपन लोग ये मान सकते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि ये कंडीशन है। कह रहा है बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट बट S1 इज नॉट द कॉज ऑफ S2। S1 इज द कॉज ऑफ S2, बिल्कुल सही बात है ना? तो पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूं कि कैविटी सील्डिंग का मतलब होता है जिसमें जो कैविटी के अंदर बॉडी रखी हुई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में सेंसिटिव होती है, वो बाहर वाले फील्ड अंदर वाले को इफेक्ट नहीं करते हैं, अंदर वाले बाहर वाले को नहीं करते हैं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक ही जीरो होगा जब अंदर कोई चार्ज नहीं रखा गया है। अगर मैं अंदर कोई भी चार्ज प्लेस कर दूंगा तो वो चार्ज बाहर वाले जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है ना। फील्ड तो उसका होता है बट वो अपन लोग ये बोल देते हैं कि भी यहाँ पे जो अगर मैं इस कैविटी के अंदर पॉइंट चार्ज रख दूंगा तो उसके कारण फील्ड जरूर बनेगा अंदर का, बट वो अंदर वाला फील्ड बाहर वाले के कारण इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन से अपने को देखना है अंदर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा मानते हुए अपने को इसको सोल्व करना है। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द प्लेट सेपरेशन 4 mm, इसको अपन लोग डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, हैज कैपेसिटेंस सी, इट इज फिल्ड विद टू स्लैब्स ऑफ सेम एरिया एंड थिकनेस है 1 mm। इसका मतलब 1 mm का मतलब d/4 हो गया और ये 3 mm है तो मैं इसको 3d/4 बोल देता हूं। ठीक है भाई, चलो भाई। ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड 3 के रेस्पेक्टिवली। चलो सबसे पहला कैपेसिटेंस देखो, तो सी का वैल्यू मेरे पास में आ गया A ε0/d। अगला बताओ भाई, अगर दोनों फील्ड करेंगे तो दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में मानना पड़ेगा। अगर ऐसा अरेंजमेंट है अपन लोग बोल देते हैं ये वाला k हो गया, ये वाला 3k हो गया, ये डिस्टेंस को मैं d/4 मान लूंगा और इस वाले डिस्टेंस को मैं 3d/4 मान लूंगा। जैसे ही मीडियम अपन फिल करते हैं तो कैपेसिटेंस k टाइम से बढ़ जाता है। तो यहाँ के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1 यहाँ मैं लिखूंगा k A ε0 और यहाँ पर आएगा d/4। चलो अभी बहुत बढ़िया। दूसरे की अगर अपन बात करेंगे तो 1 बोलो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी भाई 3k, साथ में आएगा A ε0 डिवाइडेड बाय यहाँ बचेगा 3d/4। ठीक है, तो 3 से 3 तो बताओ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से जो अपने पास में वैल्यू कैलकुलेट होगा इन दोनों के अंदर अपन रिलेशन निकाल देते हैं। बोलो भाई यहां कौन बचा, 1/c इक्विवेलेंट बराबर डी तो चला गया वैसे भी ऊपर, तो अपने पास में अगर डी ऊपर चला गया तो मैं एक काम करता हूं, d/A ε0 को तो ले लेते हैं बाहर, साथ में किसको बाहर ले लेते हैं, के को भी बाहर ले लेते हैं। और यहां का जो वैल्यू आएगा मेरे पास में ये 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो गया। तो इसको अगर अपन देखेंगे उल्टा कर लो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इसका मतलब आंसर 2k बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जानते भी हैं अपन, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है भी नहीं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये मेरे बताना अपमान माना जाएगा भाई, अपने पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला तो क्या होता है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ग्राफ का बेसिक पढ़ते हैं तो अपन ये जानते हैं
जैसे जैसे आर का पावर बढ़ता जाएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी मोर नेगेटिव। और मोर नेगेटिव का मतलब अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में देखो यहां तो पी वाले का मोर नेगेटिव है, यहां वाला ई वाले का मोर नेगेटिव है, तो ऑप्शन वाले का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। और स्लोप के बारे में अगर नहीं पता हो, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, आगे बोलूं है ना? चलो इतना तो बेसिक अपने को ध्यान रखना भी चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन होते तो मैं तुम्हारी बड़ी इंसल्ट करता जिसको नहीं आता। चलो ये क्या कह रहा है? लेट देयर बी ए गॉसियन सरफेस एस दैट हैज सम चार्ज इनसाइड एंड सम आउटसाइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो भाई गॉसियन सरफेस है, अंदर भी चार्ज है बाहर भी चार्ज है, चलो मैं कैविटी मान लेता हूँ, ठीक है ना? ऐसे मान लेता हूँ, चलो ऐसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैविटी मान लिया, इससे थोड़ा बेटरली समझ भी आ जाएगा। ठीक, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है। प्रॉपर्टी क्या होता है इस इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर? फील्ड कितना आता है? जीरो आता है, तो मैं बोल दूंगा माइनस क्यू है। मैंने बोला कि यहाँ का फील्ड जीरो है ना, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस यही कहती है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होगा तभी चार्ज स्टैटिक रहेगा। अगर फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेट, है ना, एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो दूसरी बात समझो, ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। जो अंदर वाले चार्ज हैं वो और जो बाहर वाले चार्ज हैं वो, उन सब के कारण होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहूं, तो ये ई जीरो का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना कि ई जीरो है टोटल। अब जैसे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर बनाएगा, ये पॉजिटिव वाले का आ गया, ठीक है भाई। नेगेटिव वाला क्या करेगा? उल्टा बनाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। तो अगर इसके ऊपर बाहर चार्ज होता तो इसके कारण भी यहाँ फील्ड होता, बट वो फील्ड जीरो होता। अपन ऐसे बोल देते हैं। चलो भाई यहां भी नहीं समझ आया तो आउटसाइड वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला चार्ज बाहर फील्ड बनाएगा, ये वाला क्या बनाएगा? अंदर बनाएगा। जो इसकी बाउंड्री पर है वो बताओ किधर बनाएगा? बाहर बनाएगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर फील्ड में हर एक चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जैसे मैंने बोल दिया कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। चार्जेस यहां फील्ड तो बना रहे हैं बट उनका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो कंट्रीब्यूशन तो सबका होगा, चाहे बाहर वाला पॉइंट लो, बाहर वाले पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे तो ये पॉजिटिव भी बना रहा है नेगेटिव भी बना रहा है, बट दोनों का बराबर होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाहर जो फील्ड बचेगा वो ओनली आउटसाइड वाले के कारण बचा। तो फील्ड तो यहां पर था ही, इंडिविजुअल चार्ज बना रहे थे, बट नेट कितना कर रहे थे? जीरो कर रहे थे, तो कंट्रीब्यूशन तो होगा। तो पहला क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बट आउटसाइड, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, सबका होता है भाई साहब, ध्यान रखना। ऐसा कभी होता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस डिपेंड्स ऑन क्यू आउटसाइड माइनस क्यू इनसाइड, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। चलो भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द सरफेस, ये भी नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड द सरफेस, ऐसा नहीं है। सभी बनाते हैं, उनका रिजल्टेंट होता है फील्ड, है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन लोग बोल देते हैं ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स गिवन है। ये अपने पास में कांस्टेंट है, उसका वैल्यू गिवन है p रूट एक्स अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ द ए 0.1 मीटर। ठीक है भाई, देखो बात सुनो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में होगा तो इन दो फेसेज से फ्लक्स निकलेगा, पहले में से और दूसरे में से। ये वाला फ्लक्स, ये प्लेन ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये वाला प्लेन भी ऐसे बना हुआ है। बाकी सब में फील्ड फ्लक्स बनाएगा ही नहीं, बेसिक थ्योरी के अंदर अपन ऐसा पढ़ते भी है। तो पहले वाले में क्या होगा? देखो फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फर्स्ट सरफेस में एंटर होगा, सेकंड वाले से एग्जिट होगा। तो फर्स्ट सरफेस का यहां से जो मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं वो डिस्टेंस है 0.1 के बराबर है ना, पहले वाले कंडीशन में। तो ये कह रहा है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ ए 0.1 मीटर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसका वो भी 0.1 मीटर के बराबर है। तो पहली बात तो यहां मैं पहली वाली सरफेस पे फ्लक्स लिखता हूं। तो पहली वाली सरफेस पे φ1 जो आएगा उसको अपन लोग दे दिए E इंटू ए, और मैं इसको माइनस लूंगा। माइनस का रीजन है एंटरिंग फ्लक्स है। ई का वैल्यू बताओ भाई, बोलो कैसे वेरी करता है? माइनस का p रूट एक्स, तो मैं लिखूंगा इसको p अंडर रूट ऑफ 0.1, ठीक है, p अंडर रूट ऑफ 0.1। और एरिया जो मेरे पास में है वो ए स्क्वायर है। और मैं ऐसे बोल देता हूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस भी तो ए के बराबर ही है, तो मैं इसको एक काम करूंगा, रूट ए इंटू में एरिया आ गया ए स्क्वायर। चलो भाई बहुत बढ़िया। कौन सा फ्लक्स था? एंटरिंग था। ये वाला कौन सा है? आउटगोइंग है। तो मैं φ2 का वैल्यू रखूंगा माइनस का ई डैश इंटू में एरिया, सॉरी प्लस का, आउटगोइंग फ्लक्स है। तो बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा? p अंडर रूट ऑफ 2a, साथ में आएगा ए स्क्वायर, एरिया सेम है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2a आ जाएगा। देखो डिस्टेंस बोल भी रहा है, ये 0.1 पर है, ये 0.2 पर है, इसका मतलब ए और एड हो गया। अब बताओ टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई? डेल्टा फाई बराबर
φ2 माइनस का φ1, ये नेट फ्लक्स आ गया। तो अपन यहां से अगर अपन लिखना चाहें तो देखो पी ए स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, है ना। और यहां मैं एक बार सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, सीधा ही लिख रहा हूं, यहां बचेगा अंडर रूट 2a, माइनस में आएगा अंडर रूट ए, अंडर रूट ए भी बाहर आ जाएगा, मतलब पावर 1/2 है, 2 + 1/2 5/2 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे a का पावर 5/2 और साथ में जो बचेगा वो अंडर रूट 2 -1 बचेगा। अब भाई साहब आगे का काम आपका है, ये आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात सुनना देखो। ठीक है, तो इस पूरी सरफेस पे फ्लक्स लगा सकता हूं, यहां पे लगा सकता हूं, दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस के साथ फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। याद करो, अब कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगता है। अब आप बोलोगे सर फील्ड तो वेरिएबल है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे गया तो मेरे पास में फील्ड बना p√a के बराबर, लेकिन ध्यान दो, अगर मैं इस सरफेस पे यहां वाले पॉइंट से y डायरेक्शन में चलता हूं तो भाई साहब एक्स कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, और x कांस्टेंट होगा, इसका मतलब मैं कहूंगा थ्रू आउट दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो अपन लोग बोल सकते हैं फाई बराबर मेरे पास में आ जाएगा ई इंटू ए में लगा सकता हूं। अगर वेरिएबल होता तो अपन लोग ई इंटू ए अप्लाई नहीं कर पाते। ओके जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। टू चार्जेस 5 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट 0 0 और कह रहा है -8 और -6। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो पोजीशन ऑफ ए चार्ज, पोजीशन ऑफ ए मेरे पास में आ गया 0 i कैप प्लस 0 j कैप। ठीक है भाई। अच्छा, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर बताओ अपने पास क्या है, -8 i कैप और माइनस का यहां मैं बोलूंगा 6 j कैप आ गया रेस्पेक्टिवली। द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए चार्ज बी ऑन चार्ज ए, देखो बी ऑन ए और वेक्टर फॉर्म में पूछा है, बी ने ए पर लगाया। ठीक है, तो याद करो मैं बोलता हूं कि जिस पर लगाया गया उस पर चार्ज को 1 मान लो और इस वाले चार्ज को सेकंड चार्ज मान लो, और एक ही फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत है, मैं लिखूंगा F12, 1 पे सेकंड ने कितना लगाया। तो अपन लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने पास ये वैल्यू आ जाएगा k(q1 q2) डिवाइडेड बाय, इन चार्जेस को किसके साथ रख देते हैं, साइन के साथ रख देते हैं। तो अपने पास में अगर ये लगा रहा है तो फोर्स किसने लगाया, बी ने लगाया। किस पे लगाया, ए पर लगाया। तो अपन लोग बोलते हैं R12 लिखते हैं, और R12 को अपन लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और यहां पर आया था R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो। R1 वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा। तो अपन यहां से सॉल्व करें, इसका मतलब क्या है देखो, याद करो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने दो चार्जेस लिए, पहला चार्ज ले लिया 1, ये ले लिया 2, इसका पोजीशन वेक्टर बोलो कितना है, R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बोलो कितना है, R2 है। मुझे सेकंड पे फोर्स निकालना है, किसके कारण, फर्स्ट के कारण। तो ये फोर्स, ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है ना, मैं उसको बोल देता हूं R21 है। जरा बताओ R21 है। और अगर मान लो मैं फर्स्ट वाले चार्ज पे सेकंड का निकालता हूं तो मैं पोजीशन वेक्टर ऐसे बोल देता हूं ये R1 है। बोलो क्लियर। तो अपने पास में अपने को किस पे फोर्स निकालना था, ए पर निकालना था। R1 माइनस R2 अपन ने मेंशन कर दिया, वैल्यूज सारी अपने पास हैं। बोलो क्या लिखूंगा, F12, बोलो के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁻⁹। दोनों चार्जेस मेरे पास हैं, बताओ दोनों चार्जेस की वैल्यू बोलो, दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है भाई। अपने पास में 5 और 10 है तो इंटू में 50 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻12 आया, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का क्यूब है। तो R1 अपने इसको बोल दिया, 2 अपन ने इसको बोल दिया। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई, तो अपने पास में इन माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट तो अपने पास किस में आ जाएगा, प्लस में, और इसका भी मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू बच जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर का होल क्यूब इनटू में, बोलो R1 माइनस R2 वेक्टर क्या बन जाएगा, 8 i कैप प्लस का 6 j कैप वेक्टर बन गया। बोलो क्लियर है। तो यहां से वैल्यूज रखेंगे और अपन इसको आराम से कैलकुलेट कर देंगे। मैग्नीट्यूड अपन लोग निकाल सकते हैं 64, ये तो बन गया 10 के बराबर, वैसे ही आ गया। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके लिख देते हैं, तो अपने पास में एक सुटेबल जो होगा वो इसका एक आंसर अपने पास में बन सकता है। बोलो क्लियर। कोई भी इसमें रिजल्टेंट बनेगा आपका तो ऑप्शन क्या आता है उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर पिक। क्या याद रखोगे, याद कर लो पहले, वेक्टर फॉर्म में जब भी पूछा जाए कोई चार्ज कैसे भी दिया गया हो, जिस पे फोर्स निकालना हो उसको फर्स्ट मान लें, दूसरे वाले को सेकंड मान लें। आपको एक ही फोर्स का फॉर्मेट याद रखने की जरूरत है, इसके बेसिस पे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 बताने की आवश्यकता नहीं शायद। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस -q and q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। द पोटेंशियल ड्यू टू, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो एक्सिस पे निकालते हैं KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये कंडीशन कब आता है, जब आर का वैल्यू डाइपोल लेंथ से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भाई, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट में है 3 चार्जेस 9 18 -27 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट 0 पे 0 2 सेंटीमीटर पे एंड 0 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ए स्फेयर ऑफ 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर। अब आप खुद देख लो, सेंटर 0 0 पे है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का अपन स्फेयर बनाएंगे, तो पहले वाला चार्ज और दूसरे वाला चार्ज तो स्फेयर के अंदर आ जाएगा, ये वाला चार्ज आउटसाइड द स्फेयर होगा। और अपने को करना क्या है, देखो अपने को करना है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स स्फेयर इज। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय क्या ध्यान रखते हैं, फाई बराबर अपन लोग मेंशन करते हैं क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बाकी के चार्जेस तो होंगे नहीं, तो अपने पास कौन सा आएगा, 9 और 18 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁻12। अब ये वैल्यू पुट कर दो, इससे अपने पास में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें मेरे हिसाब से शायद कुछ वैल्यू वैल्यू देने में कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। एप्सिलॉन नॉट अपने को लिखना, क्यू इनसाइड आ ही गया, तो अपने पास में -12 और -12 तो वैसे कैंसिल आउट होने वाला है। क्या आ गया, 18 और 9 27 माइक्रोकुलाम है, 10⁻⁻12 हो जाएगा। और फिर 3 बन गया यार, वोल्ट मीटर तो पावर तो इसमें कुछ आ ही नहीं रही है। तो अपन लोग इसको अगर बोलना चाहें तो पावर वावर में कुछ लफड़ा है क्या, है शायद मेरे हिसाब से लिखने गड़बड़ तो नहीं कर दी है भाई। टोटल फ्लक्स में तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये जो चार्जेस हैं दोनों, ये इनसाइड चार्जेस आ गए, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे, तो ये अपने पास में सुटेबल आंसर बन जाएगा। -27 माइक्रोकुलाम इसमें एग्जिस्ट। ओके जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है 200 पिकोफेरेड कैपेसिटर है, चार्ज टू 10 माइक्रोकुलाम, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी। तो देखो 200 पिकोफेरेड तो ये है, कैपेसिटर चार्ज टू 10 माइक्रोकुलाम, चलो ये भाई चार्ज दे दिया, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Q²/2C। आगे नहीं बताऊंगा, खुद से ही करोगे, इजीली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3 चार्जेस ऑफ 8 माइक्रोकुलाम -1 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। 3 पॉइंट्स पे रखे गए हैं। एज सोन इन फिगर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। देखो 3 चार्ज है, 3 चार्ज सिस्टम में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बनाता भी हूं, तो अपने पास में U का फॉर्मूला क्या आएगा, K तो आ जाएगा बाहर, मैं लिखूंगा 1 2 डिवाइडेड बाई R12। उसके बाद लिखूंगा 1 3 डिवाइडेड बाई R13। उसके बाद लिखूंगा 2 और 3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा R23। ये डिस्टेंसेज अपन निकालते हैं, बोलो क्लियर भाई। अब देखो डिस्टेंसेज क्या क्या होगी भाई, मैं कह रहा हूं यहां ये 4 है, ये भी 4 है, तो इस वाले के बीच में कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये वाला भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको 1 मान लो, इस वाले को 2 मान लो, इस वाले को 3 मान लो, वैल्यू रखते जाओ, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं के का वैल्यू तो बोलो क्या लिखूंगा, 9 इंटू 10⁻9 लिखूंगा, ठीक है भाई। 1 2 बोले तो ये 1 और 2 हो गया, डिस्टेंस अपने पास दोनों में कितना आ गया, 8 आ गया। चार्जेस का प्रोडक्ट बोलो कितना बन जाएगा, ये 8 है, ये वाला -1 है, तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगा -8, और इनटू में 10 कितना आ गया, -12 डिवाइडेड बाय, बोलो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 है, तो मैं लिखूंगा 8 इंटू 10⁻²। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद ऐसे ही 1 3 का लिखना है, ऐसे ही उसके बाद में 2 3 का लिखना है। आगे का काम आप खुद करेंगे, कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, ठीक है। जो भी देखता है, आप लोगों के लिए मैंने अगर इतना किया है, ये इजीली अवेलेबल कराई हैं चीज़ें, तो आप लोग जब भी कोई इसको देख रहा होता है, साथ साथ सॉल्व कर रहा होता है, सीरियसली करा करो। ये वीडियो ऐसे खोल के देख लिया, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, समझ आई बात तुम्हें। तो जो सच में इसको कर रहा है, वो आराम से क्वेश्चन को, आंसर को पोस्ट भी किया करो कि भाई सर मैंने ये आंसर निकाला और ये आंसर आ रहा है। आपके लिए है भाई साहब काम, मेरे लिए नहीं है। मैं तो इसको रख के 2 मिनट और लगाऊंगा, सोल्व कर दूंगा, तुम्हारा टाइम किलिंग है, और तुम्हारे लिए कोई मतलब भी नहीं है उस बात का। ओके, चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या गिवन है। चलो वैसे तो दिख ही रहा है, ए और बी के बीच में अपने को क्या पूछा गया है, ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। बात समझ आ गई। तो ए और बी के बीच में अगर पूछा गया, तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि भाई अपने पास में जो ये एरिया है ना, देखो ये थोड़ा सा, ये एरिया जो है ये a/2 है, डिस्टेंस मेरे पास में d है, ये 2d/3 है, और ये d/3 है। तो देखो अपन सिंपली जानते हैं, ये देखो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VA माइनस VB आएगा। इसके बीच में क्या आएगा, VA और VB पोटेंशियल डिफरेंस तो है, बट बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अलग आएगा, ये VC हो गया। और अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण मैं बोलूंगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ओवरऑल ये इसके साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अपन क्या करते हैं, पहला कैपेसिटेंस बना, उसके बाद में ये वाले दूसरे बने, 2 बन गए,
चलो बहुत बढ़िया। तो अपन लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान दो, यहाँ ए ये वाला टर्मिनल बी, बीच में टर्मिनल आ गया सी के बराबर, सारे पैरामीटर अपने वो गिवन है, वैल्यूज आराम से कर सकते हैं, और ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो तुमने खूब उड़ाए होंगे। कुछ मैं काम की बातें आपको बता देता हूँ। कैपेसिटर जो प्लेट होता है, वो कैपेसिटर की प्लेट में एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप करता है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और अलग अलग होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो मैं कह रहा हूं कि अपने पास में यहां ए से बी जाने पर एक टर्मिनल और है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों अलग अलग टर्मिनल और अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं। तो मैं बोलूंगा ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये ओवरऑल डी के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। क्योंकि इन दोनों पे रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस तो वी ए माइनस वी बी है, तो ये किसके साथ सीरीज में होगा, पहले वाले के साथ, और ये सॉरी पैरेलल में, और ये दोनों आपस में कौन से में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात? तो पहले वाले का कैपेसिटेंस तो मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान दो, 3K A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डिस्टेंस तो डी है, इस वाले का बताओ कितना, के, एरिया बोलो कितना, ए है कि A/2 है, A/2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो डिस्टेंस कितना है, 2D/3। इस वाले का बताओ भाई क्या लिखोगे, इस वाले का लिखोगे 2K, साथ में आएगा A एप्सिलॉन नॉट, बाय में कौन आएगा बताओ यहाँ पे, A एप्सिलॉन नॉट, बाय में अपने पास में आएगा D/3। क्या भाई, 3 ऊपर चला जाएगा। अब इनका सीरीज और पैरेलल इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा काम, ठीक है। हाँ, तो अपने को करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 12, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ गया क्वेश्चन, ये कोई बात नहीं, कैपेसिटेंस देख करके ऑपरेटर ने डाल दिया होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है। ई इक्विवेलेंट निकालना है, तो भाई साहब फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय तो अपने पास में अगर मैं ये बोलता हूं कि जो यहां बचेगा 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3, ये अपने पास इसका कंडीशन है, बताओ ई इक्विवेलेंट। अब सारी वैल्यू आपको गिवन है, पोलरिटी डिफरेंट है बीच वाले पे, तो इस वाले को अगर आप लोग पॉजिटिव पुट करते हैं तो फिर इसको क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव। सब में वैल्यूज रखो, आंसर सोल्व कर दो। इसमें भाई साहब कोई बदलाव आता नहीं, रेजिस्टेंस में प्लस माइनस मत लिख देना, थ्योरीज के अंदर पढ़ाते हैं क्या कारण है क्या कारण नहीं है, अभी केवल फॉर्मुले बेस्ड पे बात करेंगे। तो अपन लोग E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 और 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं अपन लोग, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, डेटा आपको दिया हुआ है, वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फॉर्मुला बेस्ड, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं ना, इसलिए मैं ऐसे सरफेस वाइज बता रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं बता रहा। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मोमेंट उसका गिवन है, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड गिवन है, इसमें अपने को बताना है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। बोलो भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। अब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊंगा यार, आप लोगों को PDF मैंने पहले ही दे दी है, सॉल्व कर ली होगी, आराम से लिख देना, P गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, थीटा का वैल्यू गिवन। ओके जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, टू चार्जेस 1 माइक्रोकुलम माइनस 5 माइक्रोकुलम, ये यहाँ पे अब देखो सेम उसी कंसेप्ट पे आ गया क्वेश्चन। ये अपने को निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ए ऑन चार्ज बी। इस बार देखो बी वाले पे निकालना है, बी वाले पे निकालना है। फिर से समझा देता हूं, यहाँ का चार्ज ए लिया, इसका चार्ज बी लिया, चलो भी बहुत बढ़िया। मैं बोल देता हूं ये वाला वेक्टर R1 है, पोजीशन वेक्टर, इस वाले का पोजीशन वेक्टर R2 है, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। इस पर मुझे फोर्स निकालना है, और इस पर फोर्स निकालना है, तो ये -5 माइक्रोकुलाम है। ध्यान से देखना, -5 माइक्रोकुलाम है, तो देखो बात सुनना ध्यान से। एक्चुअल में जो यहां पे फोर्स आएगा, मान लो 2 से 1 पे निकालना है, तो मैं एक काम करूंगा, ये सेकंड चार्ज मान लो, ये वाला फर्स्ट मान लो। फोर्स बाय 1 ऑन 2 निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R21, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F बराबर, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो 2 ऑन 1 पे, तो फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो बोलो क्या आएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहां से मैं लिखूंगा R21 का स्क्वायर, डायरेक्शन आएगा R21 कैप। तो यहां से अपन लोग लिख देते हैं K Q1 Q2 बाय, यहां से लिखना चाहें तो R2 माइनस का R1 का होल क्यूब, और यहां से आता है R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म से लगाओगे तो ये हो जाएगा R2 R12 प्लस का R21, और बराबर कितना आएगा R2, तो ये R2 माइनस R1 बन जाएगा। लेकिन ध्यान दो, क्या ये जो फोर्स लगेगा ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जिधर आपने पोजीशन वेक्टर बनाया हुआ है फोर्स उससे उल्टा आएगा। तो इसमें पढ़ाते समय मैं एक टेक्निक सिखाता हूं कि बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप चार्जेस को साइन के साथ रख दो।
चार्जेस को किसके साथ रख दो, साइन के साथ रख दो। तो साइन के साथ रखोगे तो क्या होगा, जो डायरेक्शंस का हेर फेर है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कंसेप्ट है, ये एक स्टेप कम करने का समाधान है। तो अपने पास में यहां से सारा मैंने फॉर्मेट बना दिया है। R2 माइनस R1 आप लोग निकाल सकते हैं, ये R2 हो गया, ये वाला कौन हो गया, R1 हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया है। दोनों का डिफरेंस निकालो, यहाँ पे वैल्यूज रखो, चार्जेज आपको गिवन है, साइन के साथ रख दो। यहाँ फोर्स का डायरेक्शन जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं आएगा, उससे उल्टा आएगा। तो चार्ज को साइन के साथ रखोगे तो अपन ये मान लेंगे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब फोर्स R2 माइनस R1 में नहीं है, इससे उल्टी डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आगे का काम तुम्हारा, आप लोग करेंगे आराम से। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्या ही बताना है भाई साहब, ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन इट्स इक्वेटर प्लेन, एक्सिस और इस पे बताना है रेशियो क्या आता है, दोनों का क्या आता है। E2 कहां पर है, E2 तो अपने पास में इक्वेटर पर है, और E1 कहां पर है, एक्सिस पर है। इक्वेटर वाला इसका क्या होता है, आधा होता है, इसका मतलब वैल्यू आ जाएगा 1/2। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सेम वैसा ही सवाल आ गया लगता है मेरे को। 4 चार्जेस हैं, 18 माइक्रोकुलम, 20 माइनस 18 माइनस 27। एक 0 0 पे है, एक 5 सेंटीमीटर पे है, एक 7 पर है, एक 10 पर है, रेस्पेक्टिवली स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो 6 का निकालोगे तो अपने पास 6 सेंटीमीटर का निकालने का मतलब अपने पास में बोल देते हैं कि भाई 6 सेंटीमीटर, अगर अपने स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ले लिया, 6 सेंटीमीटर लेंगे तो बताओ कौन से वाला बाहर हो गया, ये वाला बाहर हो गया, ये दोनों ही बाहर हो गए भाई साहब, ये आएंगे नहीं इसके अंदर, एक साथ हो रही है। तो बोलो बचे कौन से अपने पास में, अपने पास तो दो ही बचे। बोलो कौन कौन से बचे, एक तो ए बचा और एक बी बचा। 27 प्लस 18 दो अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन लोग ये बोल सकते हैं 27। अच्छा, अब समझ आ गया, मैंने वहां पे पावर -12 लिख दिया था, एक्चुअल में ऐड करेंगे तो 10 टू दी पावर -6 ही आएगा बाहर भाई साहब, मैंने वहां क्या दिमाग लगा दिया था, तगड़ा आदमी है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इन दोनों को ऐड कर लो तो अपने पास में जो फाई का वैल्यू आएगा, मैं बोल दूंगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात समझ आ गई सभी को, बहुत बढ़िया। मैंने वहां मल्टीप्लाई लगा दिया था कि भाई ऐसे ही करना है, कंसेप्ट वो का वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज 10 मिलीकूलम, द एनर्जी स्टोर्ड, अब क्या ही बताएं भाई साहब, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यूब, जो डेल्टा यू होता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है, बट कैपेसिटेंस तो गिवन नहीं है, वोल्टेज गिवन है। अपन ये जानते हैं सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। इसका मतलब अपन लोग अगर इस सी को हटाना चाहें तो क्यू बाई वी लिख देते हैं, 1/2, यहां में लिखूंगा क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/2 क्यू वी इसका आंसर आ जाएगा। डेटा अपने को गिवन है, वैल्यू रखो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो भाई, कितना आसान टॉपिक है, मेरे लिए ज्यादा बताने लायक बात ही नहीं है कुछ। सेम वही कहानी, 3 3 4, अपने को इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो भाई साहब इसमें शायद मेरे बताने लायक कोई काम नहीं है, वही 3 पेयर बनेंगे। 1 2 का बनेगा, उसके बाद में कौन से का बनेगा, 1 3 का बनेगा, उसके बाद कौन से का बनेगा, 2 3 का बनेगा। वैल्यू रखो, मजे करो, सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 भी यार, अब इसमें मैं मुझे शायद बताने लायक कुछ मामला है नहीं, ऐसे दो क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास। आप बोलोगे सर आप बात बात में बोलते हो, मेरे लिए बताने लायक कुछ है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है कि सेम कंसेप्ट पे आप तुम ही करोगे, मैं इसमें क्या बताऊंगा। तो ये कह रहा है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया, मैंने तो कंटेंट दे दिया कि भाई साहब ये ट्रैक है, इसकी हेल्प से आप लोग रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। विद प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 2k 3k एज शॉन इन फिगर, फिगर इसके अंदर है नहीं, तो अपन लोग देखो इसमें इसी से पहचान लेंगे a/2 d/2 a/2 d/2, का मतलब ये आधा भरा हुआ है, और ये है a/2 और d, a/2 a/2 और ये d आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ऐसे कंडीशन है देखो, ये तो हो गया a/2 और d, तो बहुत बढ़िया। ये कह रहा है a/2 d/2 a/2 और d/2। अब देखो क्वेश्चन वही बन गया है भाई साहब। अब ये कह रहा है कि अपने पास में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो अब अपने को रेशियो बताना है C/C0 का। तो देखो पहले C0 होता है एयर में, उसका वैल्यू तो आता है A/0/d। अब क्या करना है भाई, अब देखो वही डायग्राम बन गया, एक तो ये बन गया, तो ये बन गए, तो ये बन गए, बिल्कुल सही बात है। अब एक को C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको C3 मान लो, पहले इनका इसका इक्विवेलेंट निकाल दो C डैश। वो C डैश और C1 किस में होंगे, सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा C डैश प्लस जो वैल्यू आएगा मेरे पास में कितना बन जाएगा C1। इन दोनों को ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को ऐड करोगे, C0 अपने पास वैल्यू आ गया, वैसे ही तो मैं लिख दूंगा A/0/d है। इसको सॉल्व करोगे तो पहले वाले का C1 का जो बताओ क्या है, पहले वाले में K भरा हुआ था, तो आप लोग इसको बोल सकते हो K A/0
A/2 था और साथ में कौन आ गया, D आ गया। अच्छा इसका बताओ भाई कितना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है, मैं लिखूंगा 2K A/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां मैं लिखूंगा D/2, 2 से 2 तो वैसे ही चला गया, चलो बहुत बढ़िया। इस वाले का लिखो, बोलो कितना था, 3K था, आप लोग लिखोगे 3K A/2, साथ में आएगा एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगा दो, उसके बाद में इसके लिए अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग शायद आसानी से कर लोगे। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस 2 minus 2q are kept are distance apart. A third unknown charge q is kept at a distance 3r. At a distance of 3r. Okay? ये कितने पे रखे हुए हैं, r पे। From minus 2q charges shown in the figure. For the potential energy of the system to be 0. इस q का वैल्यू निकालना है। देखो सिंपल सोचो ना, तीन चार्ज का पेयर हो गया, पहले वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, k q minus 2q डिवाइडेड बाई r। इसका और इसका लिख दो, बोलो क्या आएगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4r। टोटल डिस्टेंस ये हो गया। उसके बाद इसका लिख दो, बोलो कितना आएगा। यहां से अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं वैल्यू को पहले ही माइनस कर देता हूं, पहले माइनस करूंगा तो माइनस का के, यहाँ पे 2q इंटू में q डिवाइडेड बाई 3r। ये कह रहा है सम जीरो आना चाहिए। अब इनमें से कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या क्या था, देखो मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ, के साथ में अपने पास में जो वैल्यू आएगा q, एक ये कॉमन आ गया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो अपने पास में के क्यू कॉमन आ गया, अपॉन में आर कॉमन आ गया, तो बोलो यहाँ कौन बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2q। चलो भाई यहाँ बोलो कौन बचेगा, इस वाली वैल्यू को के क्यू बाई आर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा q/4 माइनस का, यहाँ से के क्यू बाई आर कॉमन आ गया, तो अपने पास बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 2q डिवाइडेड बाई 3, और ये टोटल बोलो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये इधर जाकर भी बोलो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों को अपन लोग ऐड कर लेते हैं, तो अपने इसमें से क्या बचा, देखो माइनस का के क्यू बाई आर बाहर निकाल दे तो 2q/3 कॉमन आ गया, q/4 कॉमन आ गया। अब यहाँ से अपन इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ये तो पूरा जीरो ही हो गया, तो अपन लोग लिखेंगे माइनस का 2q, इन दोनों को ऐड कर लो, और यहाँ से ऐड करने पर मेरे पास में जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, तो ये बच गया 3q के बराबर है ना, ये बच गया 3q, और 12 आएगा तो अपने पास में हो गया 4, और ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगा 4 हो गया, और -2q है तो ये 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8q डिवाइडेड बाय ये आ गया 12, बराबर में कितना आएगा बताओ, जीरो। तो अपने पास में -2q माइनस का यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू मेरे पास में 5q/12, बराबर में कितना आया, जीरो आ गया। तो 5q/12 बराबर अपने पास आ जाएगा, बोलो किसके बराबर, माइनस का 2q के बराबर, है ना, ये माइनस शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अपने जो q का वैल्यू आएगा 24/5 हो गया, और 24/5 को अपन लोग लिख सकते हैं 5 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो अपने पास में 4.8 इसका वैल्यू आ जाएगा, माइनस का 4.8q। टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो। कंडीशन वही है, 3 चार्ज सिस्टम की अपन ने कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 मैं नहीं कराऊंगा भाई। दो कैपेसिटेंस है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है। सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, लास्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मुझे ज़्यादा मजा नहीं आया ये कराने में, क्योंकि समझाने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास, है ना, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने लिए, चलो बढ़िया बात है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो भाई ये कह रहा है, टू इक्वल चार्जेस आर इनिशियली केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम if the magnitude of each charges is increased by 50%, distance between them is increased by 100%, मतलब डबल हो गया। ये 50% बढ़ाने का मतलब 1.5 क्यू हो गया। kept in medium of dielectric constant 9, the magnitude of the Coulomb's force between them will be। देखो सबसे पहले बात कर लो, ये डिस्टेंस Q है, यहाँ का डिस्टेंस Q है, ये R है, तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा F बराबर, बोलो कितना होगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ Q² डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R²। अब नया फोर्स बताओ भाई, नए फोर्स की वैल्यू बोलो क्या होगा, क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1.5 क्यू हुआ, मैं लिखूंगा 1.5 क्यू का स्क्वायर, मतलब 3/2 बोल देता हूं मैं ना, अपने पास में 1.5 का मतलब मैं बोल देता हूं 3q/2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, यहां मैं लिखूंगा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो बताओ कितना कांस्टेंट है, 9 है, तो अपन लेते हैं 4πε0 उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो मैं लिखूंगा 9 इंटू में 4πε0, डिस्टेंस को डबल करने का मतलब हो गया 2r का होल स्क्वायर। अब भाई साहब तुम खुद इसको सॉल्व करके लिख देना, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये आ गया 4 आ गया अपने पास में, तो ये आ गया 36 के बराबर, और जो वैल्यू आ गया 9/4 हो गया, तो अपने यहाँ से वैल्यू को 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट आ गया,
तो यहाँ से वैल्यूज लिख सकते हैं अपन। तो एफ डेस का वैल्यू मेरे पास बचा, यहाँ से बोलो कितना, क्यू स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा 9/4 इंटू में 9 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गया 4r²। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1/16 टाइम्स हो गया। तो सेकंड ऑप्शन जो अपने पास है वो करेक्ट आंसर। स्पीडली मैं इसलिए बताता हूं, दिमाग काम कर, एग्जाम में इसे ही करना पड़ेगा। मैं हालांकि उतना टाइम नहीं ले रहा हूं जितना तुम्हें लगेगा, कारण क्या है कि मैं फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच रहा, मैं हिंट दे रहा हूं। बट तुम्हारे लिए यही काम का रहेगा। अगर मैं पूरा सोल्व करूंगा, आप लोग बिल्कुल सोल्व नहीं करोगे, मुझे पता है। आप लोग देख लोगे हाँ गुरुजी ने आंसर निकाल दिया, बात खत्म। इतना नहीं करना है भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। A thin spherical metallic cell carries a charge q over its surface. A point charge q1 lies at the center of the spherical cell and another charge q2 is situated outside the cell. The force on the charge on q1 will be। देखो भाई, ये कह रहा है मेटल के अंदर है, मेटेलिक सेल के अंदर है, मेटेलिक सेल के अंदर, कैविटी के अंदर, बाहर वाले चार्ज का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, तो उस पर नेट फोर्स आएगा कहां से? नेट फोर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स तो कब आएगा, कोई चार्ज खुद पे तो फोर्स लगाता नहीं है, इटसेल्फ एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब बाहर वाले चार्जेस लगाएंगे, उनका फील्ड लगाएगा, और बाहर वाले चार्जेस का कैविटी के अंदर फील्ड होता नहीं है, तो फोर्स आएगा कहां से? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अपन लोग बोलेंगे Q1 पर जो फोर्स आएगा वो 0 के बराबर है। आगे बात समझ। नेक्स्ट है 24। क्या बताऊं भाई इसमें, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो अपने से पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स कंपेयर टू बी। अब देखो यहां थोड़ा ध्यान रखना भी, कंप्लीट तो दिया नहीं है। अगर मान लो कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐसे बोल दिया, तो बैटरी से इसको डिस्कनेक्टेड मानो। तो बैटरी से डिस्कनेक्टेड मानोगे तो चार्ज तो एक्स्ट्रा आएगा नहीं, तो चार्ज तो वही रहना है। बिल्कुल सही बात है, चार्ज तो वही रहना है। आप जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे, तो जो पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल में चेंज आएगा। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 CV² होगा, ठीक है। और अपन लोग C को लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और पोटेंशियल जो अपने पास में होता है वो E नॉट इंटू डी के बराबर होता है ना, जो अपन लोग वैल्यू रखते हैं। चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं, U बराबर, बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2। C का वैल्यू बता दो, C का वैल्यू के सी नोट, तो C नोट मान लो, इसको V नोट मान लो। चलो बहुत बढ़िया भाई। इसका होता है E नोट इंटू डी होता है, तो मैं लिखूंगा E नोट इंटू डी, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, E नोट बाई के से हो जाएगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा V नोट बाई के का स्क्वायर। पोटेंशियल भी ड्रॉप कर गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से, तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं 1/2 के सी नोट इंटू वी नोट स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ एनर्जी क्या हो गया अपने पास में, के इनवर्स 1 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो सेकंड करेक्ट होगा। इसमें एक बात और पढ़ लेना, मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि बैटरी से कनेक्टेड रहे तो क्या होगा, अगर बैटरी से कनेक्टेड रहे तो क्या होगा, और मुझे बताना भी कमेंट में कि बैटरी से कनेक्टेड है फिर मीडियम फिल कर दिया, तो सर अब पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क आएगा। ठीक है भाई, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। A drop of water of mass 10 to the power minus 6 kg has an electric charge of 1 microcoulomb. The electric field required to balance the drop in air। देखो चार्ज का जो वैल्यू मेरे पास में है, वो चार्ज अपने पास में 1 माइक्रोकुलाम के बराबर है, और 1 माइक्रोकुलाम होगा तो मैं ऐसे बोल देता हूँ ये ड्रॉप है, और इस ड्रॉप पे जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकुलाम है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब mg नीचे आएगा। अगर इसको बैलेंस करना हो तो ऊपर कोई फोर्स चाहिए, और इस फोर्स का वैल्यू इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाएगा तो ऐसा ही होगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के अलोंग, तो F बराबर मेरे पास में QE आ गया। तो अपने पास अगर ये बैलेंस रहे तो मैं बोलूंगा QE बराबर तो mg होगा, और अपने को अगर E का वैल्यू चाहिए तो अपन लोग बोलेंगे mg बाई Q के बराबर है, और Q का वैल्यू चाहिए जो भी अपने फॉर्मूला बनाना है। अभी क्या कर रहा है, वाटर ड्रॉप है, मास गिवन है भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया। तो मास गिवन है तो सारी बातें ही खत्म होगी ना। तो मास गिवन है 10 टू दी पावर माइनस 6 kg है, मैं लिखूंगा 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू में जी का वैल्यू हो गया 10, डिवाइडेड बाय, बोलो क्यू कितना है भाई, 1 माइक्रोकुलाम है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 हो गया। ये तो कैंसिल आउट आ गया। बोलो वैल्यू कितना है अपने पास में, 10 वोल्ट पर मीटर। बोलो डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये डाउनवर्ड हो जाता। इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, a proton, a deuteron and an alpha particle are accelerated through same potential difference and then they enter a normal magnetic field, the ratio of their kinetic energies will be। देखो चलो यहां बता देते हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो QV होता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब V तो सेम है, तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का अगर चार्ज E होगा
तो ड्यूट्रॉन का चार्ज भी ई होगा, और अल्फा पार्टिकल जो अपने पास आता है, इसका जो अपन लोग बोलते हैं इस रेशियो को काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। तो अपने पास में ये कह रहा है ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन दे एंटर ए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज विल बी। तो अपन लोग यही बोलते हैं भाई, प्रोटॉन का और ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो सेम होता है, मास में फर्क होता है। अल्फा पार्टिकल है तो अपने पास में इसका जो चार्ज आएगा वो बताओ कितना आ जाएगा, 2e आ जाएगा। मास तो अपने मेंशन कर नहीं रहे, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अपने पास में यहां से रेशियो आ जाएगा, बताओ कितना, 1:1:2। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27, शायद सेम क्वेश्चन रिपीट है, पोजीशन वेक्टर वाला। ये कह रहा है टू चार्जेस ए गिवन है, बी गिवन है, लोकेटेड पॉइंट्स गिवन है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ए ऑन चार्ज बी रिपीटेड आ रहा है। भाई साहब क्वेश्चन कर लेना, चार्ज ए का चार्ज बी पे निकालना है, बी वाले को दूसरा चार्ज मान लो, तो ये लगाएगा इसको पहला चार्ज मान लो, यहां दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फोर्स के डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वही बात लिख देता हूं, फोर्स ऑन बी बाय ए, इसका मतलब ये आप तो आप इसको ऐसे बोल दो 2/1, बोलो कौन होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस का R1 का होल क्यूब, और यहां से वेक्टर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, है ना। वैल्यूज रखो, मजे करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट भी पढ़ लेना एक बार, रिपीटेड अगर आ रहा है तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2a से सेपरेटेड हैं। ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, बोलो क्या होता है, 2kp/r³ होता है भाई साहब, तो ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1/r³। कितना आसान क्वेश्चन आए हुए हैं यार इसमें, मतलब कुछ ज्यादा मजा नहीं आया है ना, आसान आसान से सवाल हैं, कुछ ज्यादा मेरे लायक इतना तो तुम्हें भी आता होगा, इतनी तैयारी कर रहे हो। वो दोबारा आ गया भाई साहब, ये कह रहा है 9 माइक्रोकुलाम, 18 और 27, इनकी पोजीशंस गिवन है 0, 3 और 6, और स्फेयर बनाया 2 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा और इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, केवल एक ही आएगा 9 माइक्रोकुलाम वाला। वैल्यू रख दो, आंसर निकाल दो अब तो। बोलो फाई का वैल्यू कितना आएगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, बिल्कुल सही बात है, रिपीटेड फॉर्मेट के सवाल हैं। मैं लिखूंगा 9 गुणा 10 की घात -6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो कितना, 9 गुणा 10 की घात -12, ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा 1 × 10⁶ वोल्ट मीटर के बराबर आना। बहुत अच्छे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अपने पास नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है देखो, ये कह रहा है 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर चार्ज टू 1 मिली कुलाम, चार्ज गिवन है, द एनर्जी स्टोर्ड, चलो भाई लगा दो फॉर्मूला, Q²/2c, चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों गिवन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, चलो भाई शाबाश, बिल्कुल रिपीटेड, -1 6 5 माइक्रोकुलाम ABC पे रिप्रेजेंटेड है, एनर्जी निकालना है, बताओ कितने पेयर बनेंगे, 3 बनेंगे, 1 2 का बनेगा, 1 3 का बनेगा, 2 3 का बनेगा, बोलो समझ आ रही बात सभी को, इन पेयर्स को रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सिंपल बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, और भी महान काम है, ऐसा शायद अपन ने कर लिया होगा। अपन लोग किसके बीच में निकाल रहे हैं, जो यहां से वैल्यू गिवन है, ये C/C0 निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट ए एंड ये कह रहा है प्लेट सेपरेशन D इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ईच ऑफ एरिया A/3, चलो भाई ईच ऑफ एरिया A/3, ये वाला A/3 है, ये भी A/3 है, ये भी A/3 है ना, और इसमें जो डिस्टेंस है वो तो सेम है देखो, है ना, मतलब ये डिस्टेंस D सेम रहेगी, कंफ्यूज मत हो जाना रे, कहीं इधर से पढ़ना शुरू कर दो। तो ये तीनों के तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है पहले ये बताओ, ये अपने पास में A/3 है, A/3 है और A/3 है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आने का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तीनों को ऐड कर दो। पहले वाला जो C0 था उसको तो मैं लिखूंगा A∈0/D, ये तो पहली कंडीशन आ गई। अब इनको लिखोगे तो 1 2 3 तीनों को ऐड ही करना है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो C1 + C2 + C3 यहां से पुट कर दो, बोलो C1 का वैल्यू क्या आएगा, C1 आएगा A/3 ε0/D तो है ही, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, प्लस में यहां पर आएगा 2K A/3 ε0/D बन गया। उसके बाद में ये कौन आएगा 3K, यहां पर बनेगा अपने पास में A/3 और ε0/D आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, रेशियो निकाल दो भाई साहब, ज्यादा कुछ अपने लिए बचा नहीं है। ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक आधा और देख लेते हैं, अच्छा बिल्कुल बचा हुआ है। ये कह रहा है स्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 1500 वोल्ट, कैलकुलेट चार्ज ऑन द स्फेयर, तो बोलो पोटेंशियल स्फेयर का क्या होता है भाई, KQ/R होता है। Q का वैल्यू क्या आएगा V × R/K,
के का वैल्यू अपन जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है। बोलो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 1500 वोल्ट है। बोलो आर का वैल्यू कितना है, 60 इंटू 10⁻⁻2 है। और जो अपने पास के बचा, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, वैल्यू रख दो, पोटेंशियल सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, बहुत ही स्पीड से। हो सकता है क्या पता लास्ट तक जो मैं बोल रहा हूँ कोई पहुंचा हो नहीं पहुंचा हो, जानबूझ के कराया गया है, कोई टफ सवाल नहीं थे। आप लोग आराम से कवर करें। वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, अगला वीडियो आपका आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ठीक है, ऐसे करते करते पूरा कवर कर लेंगे, हमारा बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। और क्या चाहिए था, अपना इसको स्टार्ट करने का मकसद भी यही। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर।